डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के बारे में। पहले हमने एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के बारे में बात की थी। अब आज हम जो है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के बारे में बात करेंगे। तो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस जो है ये भी इन्फ्लेमेशन है पेरिकार्डियम का, बट दिस इज द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ अ पेरिकार्डियम। सो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अब इसमें और एक्यूट में फ़र्क ये होता है कि जब इन्फ्लेमेशन क्रोनिक हो जाता है तो जो फाइब्रोसिस हैं वो हो जाते हैं इन केस ऑफ क्रोनिक। तो कंस्ट्रिक्टिव केस में क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है और जो हार्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और फिर इसमें जीवीपी वगैरह पल्मोनरी एडिमा के मसले आ जाते हैं, जिस तरह हार्ट फेलियर में आते हैं। ठीक है, तो जिस इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें पेरिकार्डियल फाइब्रोसिस होती है। पेरिकार्डियल फाइब्रोसिस होती हैं और कैल्सिफिकेशन कभी होती हैं कभी नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में कैल्सिफिकेशन हो जाती है, यानी डिपोजिशन हो जाती है कैल्शियम की अराउंड द पेरिकार्डियम। जो हार्ट का आउटर लेयर है, आपको पता है कौन सा है, उसमें क्या होती है, कैल्सिफिकेशन होती है या फाइब्रोसिस होती है, और इस वजह से क्या होता है, हार्ट क्या होगा, सख्त हो गया, यानी इसकी कंप्लायंस यानी इसकी नरमी कम हो जाएगी। फिर क्या होगा, लिमिटेड स्पेस होगा फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, हार्ट जो है इजीली एक्सपेंड नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि हार्ट इज सख्त, हार्ट जो है सख्त है, तो हार्ट क्या है, सख्त है, ये एक्सपेंशन नहीं करेगा। तो डिक्रीज वेंट्रिकुलर फीलिंग, वेंट्रिकुलर फीलिंग नहीं होगा, यानी जब डायस्टोल होगा तो डायस्टोल सही तरीके से नहीं होगा, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा और वेंट्रिकल फुल नहीं होगा। ठीक है, इसके काजेज में क्या है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी है। तो इसमें क्या होता है कि जो हार्ट है, लेट से दिस इज हार्ट, जो हार्ट का आउटर लेयर है, जो पेरिकार्डियम है, इसकी क्या हो जाती है, थिकनिंग या फाइब्रोसिस हो जाती है या कैल्सिफिकेशन हो जाती है, एंड द हार्ट बिकम हार्ड एंड टफ एंड दैट इज नॉट अलाउिंग द blood to enter into it easily. So this is the pericarditis, so that is called as a chronic constrictive pericarditis which is chronic। ठीक है, तो chronic inflammation है पेरिकार्डियम की। अब इसकी काजेज क्या हो सकते हैं, इट इज़ यूजुअली आइडियोपैथिक हो सकता है, क्या है, यूजुअली आइडियोपैथिक होता है, बट मे बी ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, इसकी भी वायरल इन्फेक्शन काज हो सकते हैं। ठीक है, कार्डियक सर्जरी हो सकती है, इसी तरह थोरेसिक सर्जरी होती हैं। टीबी इज़ द मोस्ट कॉमन काज इन रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज, यानी जिन कंट्रीज़ में ज़राए कम हैं उनमें जो है टीबी जो है पेरिकार्डाइटिस का जो है मोस्ट कॉमन काज है। सो टीबी जो है मोस्ट कॉमन काज है इन द रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज। तो जो रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज है उनमें जो है टीबी मोस्ट कॉमन काज है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस की। इसमें हमने पढ़ा कि इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, क्यों होगा, क्योंकि हार्ट जो है डायलेट नहीं करता, सख्त है। तो अगर इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है तो जब ये कंस्ट्रिक्ट करेगा तो हार्ट के अंदर ब्लड कम होता है, तो बाहर भी ब्लड कम निकालेगा, तो कार्डियक आउटपुट भी जो है कम होगा। और जब कार्डियक आउटपुट कम होता है तो अकॉर्डिंग टू लिंगना क्या होगा, वेनस रिटर्न भी कम होगा। ठीक है, तो वेनस रिटर्न भी कम होता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, और भी कुछ हैं हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, अब लेफ्ट और राइट साइड की डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जब सख्ती आएगी तो इसमें राइट वेंट्रिकल के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगे। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल एंड ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हाट चेंजेस विल वी सी। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसमें असल में होता क्या है कि दोनों साइड में क्या होते हैं, प्रॉब्लम आता है। ठीक है, प्रॉब्लम जो होता है वो ओवरऑल होता है। तो इसमें राइट साइड पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, यानी राइट वेंट्रिकल जो है इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आएंगे जब राइट वेंट्रिकल क्या होता है, सख्त होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, पेडल एडीमा होगा। व्हाट इज पेडल एडीमा, एडिमा इन द लेग, क्यों होगा, क्योंकि वेनस रिटर्न नहीं होगा, फिर नीचे की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो सही हार्ट के अंदर नहीं आएगा, तो नीचे जो है फ्लूइड एकमुलेट होना शुरू हो जाएगा। सेकंड चेंज विल बी हेपेटोमेगेली। हेपेटोमेगेली क्यों होगा, ये भी हेपेटोमेगेली इसका भी मैकेनिज्म यही है। लीवर से लंग जो है, लीवर से राइट एट्रियम की तरफ ब्लड नहीं आएगा, तो इसमें क्या होगा, लीवर जो है बड़ा हो जाएगा और इसमें साथ साथ राइट अपर क्वाड्रेंट जो है इसकी भी डिसकम्फर्ट होगी। क्योंकि ठीक है ना, तो हेपेटोमेगेली एंड साथ में राइट अपर क्वाड्रेंट की डिसकम्फर्ट होगी। जीआईटी जो पोर्टल वेन्स हैं वहाँ से भी ब्लड नहीं आएगा लीवर को और लीवर से फिर इंफीरियर वेना केवा को ब्लड नहीं आएगा और राइट एट्रियम में ब्लड नहीं आएगा। तो जो जीआईटी के जो वेन है वो भी डायलेट हो जाएंगे और उस वजह से फिर हमारे पास क्या होगा, एसाइटिस होगा। एसाइटिस का मतलब क्या है, फ्लूइड एकमुलेशन इन एब्डामन। ठीक है, तो एसाइटिस होगा।
का स्मॉल साइन जो है ये भी पॉजिटिव होगा। इसमें कोस्मॉल साइन जो है ये हम डिस्कस करेंगे। कोस्मॉल साइन जो है ये इसमें पॉजिटिव, यानी जीवीपी के अंदर प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। ऊपर से ब्लड नहीं आएगा तो जीवीपी के अंदर जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसको हम सिंपल अल्फाज में कुस्माल साइन जो है बोलते हैं। ठीक है, तो कुस्माल साइन को हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये याद रखिए कि ये इंक्रीज़ हैं जीवीपी में। इसके बाद जो है हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स, हेपेटोजुगुलर जो रिफ्लेक्स हैं वो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम प्रेशर एक अप्लाई करते हैं ना लीवर पे, ठीक है, तो इस वजह से जीवीपी जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, सो इंक्रीज इन जी व्हाट इज मीन बाय हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स। सो इंक्रीज इन जीवीपी, जब जुगुलर वेन प्रेशर में इंक्रीज आ जाता है, किस वजह से? ऑन अप्लाइंग प्रेशर ओवर लीवर, जब हम लीवर के ऊपर जोर लगाते हैं फॉर 10 to 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड टाइम के लिए जब हम लीवर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है जीवीपी में इंक्रीज आता है, क्योंकि ब्लड जो है वहाँ पे उसका इफेक्ट उधर चला जाता है, प्रेशर जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स। हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स क्या होता है कि ये जब हम लीवर के ऊपर 10 से 15 सेकंड तक प्रेशर लगाते हैं, इस वजह से जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स। ये नॉर्मल पीपल में भी होता है, लेकिन अगर एक पेशेंट को, एक बंदे को कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होगा तो इसमें जो हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ये जो है बट कियारी सिंड्रोम में एब्सेंट होगा। ठीक है, एब्सेंट इन बट कियारी सिंड्रोम, दैट इज सुपीरियर एब्सेंट इन सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। जो सुपीरियर वेना केवा ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो ये ब्लड जब हम लीवर पे प्रेशर लगाएंगे तो ऊपर जो है शिफ्ट नहीं होगा प्रेशर, बिकॉज दरमियान में क्या है? ब्लॉक है जाए। एंड दिस सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड एज अ बट कियारी सिंड्रोम। तो बट कियारी सिंड्रोम में क्या होता है? ब्लॉक होता है सुपीरियर वेना केवा के अंदर, एंड दैट इज इसमें बट कियारी सिंड्रोम में और सुपीरियर वेना केवा के जो सिंड्रोम है यानी ब्लॉकेज है, इसमें क्या होता है? ये एब्सेंट होता है क्योंकि प्रेशर शिफ्ट नहीं होता। तो हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स जो होता है, तो सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम का जो सुपीरियर वेना केवा है वो ब्लॉक हो जाता है, और बट कियारी सिंड्रोम, इन दो कंडीशन में क्या होता है? जो हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स होता है वो एब्सेंट होते हैं। सो राइट साइड पे ये चेंजेस जो हैं आ जाते हैं इसमें। अब लेफ्ट साइड पे क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं? लेफ्ट साइड पे क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं करता, तो लंग्स से जो है ब्लड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा, तो लंग्स जो हैं पुलिंग हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं ब्लड जो है लंग्स के अंदर। सो पुलिंग ऑफ ब्लड इन द लंग, पुलिंग ऑफ ब्लड इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो है फ्लूइड जो है जमा हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा? फिर पल्मोनरी इडीमा होगा, यानी फ्लूइड जो है इडीमा में शिफ्ट होगा, यानी फ्लूइड जो है ब्लड वेसल से बाहर जाएगा और इडीमा बनाएगा। इस इडीमा की वजह से फिर क्या होगा? डिस्पनिया होगा, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, और फिर क्या होगा? एफर्ट इंटॉलरेंस होगा, यानी ये पेशेंट जो हैं ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। एफर्ट इन टॉलरेंस, तो इनमें एफर्ट इन टॉलरेंस होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड की डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे जो है सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम है, जब सुपीरियर वेना केवा ब्लॉक हो जाए, ठीक है, ऊपर से ब्लड नहीं है पाएगा, ठीक है, और एक बट कैरी सिंड्रोम है जो लीवर से जो है ब्लड जो है ऊपर नहीं जा सकता। सो दीज आर दी टू कंडीशन। सो ये क्या है हमारे पास? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के लेफ्ट एंड राइट में डिफरेंस। ठीक है, अब ये कहें रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये कहें कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड वन इज द रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें पैथोलॉजिकल डिफरेंस ये होता है कि जो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में इसमें मेनली कैल्सिफिकेशन होता है, कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस भी होते हैं बट ज़्यादातर क्या होता है? कैल्सिफिकेशन होता है। और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में फाइब्रोसिस जो है वो एब्यूज होता है, वो ज़्यादा कॉमन होता है। सो कैल्सिफिकेशन अगर आ जाए तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की तरफ हम ज़्यादा जाएंगे, और अगर
फाइब्रोसिस है तो हम रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में जो है की तरफ जो है ज़्यादा जाएंगे। तो इसमें अगर एक्सरे फाइंडिंग देखें, एक्सरे फाइंडिंग CXR चेस्ट एक्सरे के फाइंडिंग्स अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में अगर हम चेस्ट एक्सरे देख ले तो इसमें जो हमारे पास साइन होगा वो उसको हम बोलेंगे एग इन अ कप अपीयरेंस, एग इन अ कप अपीयरेंस। तो एक्सरे फाइंडिंग में जो है इसमें कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में एग इन अ कप अपीयरेंस हमें मिल जाएगा। इसके बाद कुछ और भी हैं इसके साथ साथ। अगर हम ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज की बात करें तो इसमें जो साइन था वो क्या था, एग ऑन साइड अपीयरेंस। दिस इज इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू, एग ऑन साइड अपीयरेंस। ये अक्सर कंफ्यूजन होते हैं इसमें और एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज क्या है, इसमें एक्सरे फाइंडिंग जो है वो क्या है, एग ऑन साइड अपीयरेंस। और एक और भी है, एक शेल कैल्सिफिकेशन, एक शेल कैल्सिफिकेशन। दिस इज सीन इन sarcoidosis, sarcoidosis में भी होता है, एज वेल है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस और sarcoidosis में क्या होता है, एक शेल कैल्सिफिकेशन। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में एक ऑन साइड अपीयरेंस होगा। अगर एक शेल कैल्सिफिकेशन आ जाए तो sarcoidosis और सिलिकोसिस में होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट होगा डिस्पनिया, पेरिफ्रल जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, जीवीपी जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। कसमाल साइन जो है होगा वो अभी पढ़ेंगे। पल्सस पैराडॉक्स जो अभी पढ़ा हुआ है, और पेरिकार्डियल नाक भी होगा। सो पेरिकार्डियल नाक भी जो है इसके अंदर होता है। तो व्हाट इज़ पेरिकार्डियल नाक, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सो पेरिकार्डियल नाक क्या होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज पेरिकार्डियल नाक, पेरिकार्डियल नाक, aka mean also known as pericardial shudder, pericardial shudder इसको भी हम बोलते हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्ट्राइकिंग ऑफ ब्लड। समझाता हूँ मैं बाद में, पहले लिख लो आप। स्ट्राइकिंग ऑफ ब्लड होता है अगेंस्ट calcified, against calcified ventricles, causes turbulence, producing sound which is KME known as pericardial knock। तो वो था क्या है कि जो हमारे पास कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है उसमें हमने पढ़ा था कि जो वेंट्रिकल होते हैं वो क्या होते हैं, साफ होते हैं। तो पेरिकार्डियल नाक विच इज़ आल्सो नोन एज पेरिकार्डियल शडर क्या होता है, जब ब्लड आता है अगेंस्ट कैल्सिफाइड स्ट्रांग वेंट्रिकल्स तो इस वजह से टर्बुलेंस प्रोड्यूस होते हैं और जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल नाक। यानी पेरिकार्डियल नाक क्या होता है, जब ब्लड जो वेंट्रिकल के वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो इस वजह से जो है एबनॉर्मल साउंड यानी टर्बुलेंस प्रोड्यूस होते हैं, एंड दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल नाक विच इज आल्सो कॉल्ड एज पेरिकार्डियल शडर। ठीक है, तो इसके बाद हम कुस्माल साइन के बारे में बात करेंगे। कुस्माल साइन क्या होता है, जो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में पॉजिटिव भी होता है। तो नॉर्मली हमें पता है कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, तो हमारे पास जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। सो व्हेन वी अंडरगो इंस्पायरेशन तो चेस्ट के अंदर प्रेशर जो होता है इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है फॉर हार्ट। नेगेटिव प्रेशर जो होता है हार्ट के लिए प्रोड्यूस होता है, यानी हार्ट के लिए
तो वेनस रिटर्न जो होता है इंक्रीज, वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है। तो अगर वेनस रिटर्न अगर इंक्रीज हो जाए तो जीवीपी यानी जुगुलर वेन जो होता है वहाँ से ब्लड आएगा राइट एट्रियम के अंदर। तो फिर क्या होता है, जुगुलर वेनस प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि जहाँ ब्लड कम हो जाता है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। सो दिस अकर इन नॉर्मल पीपल। लेकिन अगर कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, हार्ट साफ होता है तो राइट एट्रियम क्या होता है या राइट वेंट्रिकल ब्लड को रिसीव नहीं करता। तो इस वजह से क्या होता है, जो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में होता है वेनस रिटर्न क्या होता है, वो वेनस रिटर्न कम होता है। तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज वेनस रिटर्न, ठीक है। और वो क्यों होता है, क्योंकि वेंट्रिकल के वाल जो है वो सख्त हैं। तो वेनस रिटर्न जो है वो कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन जीवीपी, जुगुलर वेनस प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है ऑन इंस्पायरेशन। तो इसमें जीवीपी जो है ज़्यादा हो जाता है। सो दिस इज स्मॉल साइन। तो यहाँ पे भी हम पढ़ लेते हैं पैराडॉक्सिकल इंक्रीज जब इन जीवीपी ऑन इंस्पायरेशन, ठीक है। तो ये इंस्पायरेशन पे नॉर्मली जीबीपी कम होता है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली जब हम इंस्पायरेशन करते हैं नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, और वेनस रिटर्न जो है बढ़ जाता है और जीबीपी जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन अगर हमारे पास सीपी हैं यानी कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हैं, तो इसमें इम्पेयर राइट वेंट्रिकुलर फीलिंग हो, यानी राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं पाएगा, इस तरह राइट एट्रियम के अंदर भी ब्लड नहीं पाएगा। तो राइट वेंट्रिकल कैन नॉट एकोमोडेट इंक्रीज वेनस रिटर्न। तो वेनस रिटर्न जो आता है वो नहीं एकोमोडेट कर पाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। तो फिर क्या होगा, ब्लड बैक अब इनटू द वेना केवा, तो ब्लड जो है जीवीपी वेना केवा के अंदर वापस जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कुस्माल साइन। तो इसको हम ये भी कि इंक्रीज इन द जीवीपी इन द इंस्पायरेशन इंस्टेड ऑफ अ डिक्रीज विच अकर नॉर्मली। सो इट मे बी सीन इन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। तो और कंडीशन भी है, सिर्फ ये नहीं है। इस तरह कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, यानी वो तमाम कंडीशन जिसमें अरसा हो जाता है, राइट हार्ट फेलियर, मेसिव पिल्मोनरी एम्बोलिज्म, राइट एट्रियल और वेंट्रिकुलर ट्यूमर्स में भी ये हो सकते हैं। तो ये कंडीशन भी याद रखनी है कि ये इन कंडीशन में जो है हो सकते हैं। सो दिस इज दी कुस्माल साइन।